Good morning, my dear students. Welcome back to my channel. Going to start our new chapter number 5, surface chemistry. चलो बहुत टाइम हो गया, टच हो गया, बहुत टाइम हो गया, वीडियो भी नहीं डाली, बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि सर आजकल वीडियोस नहीं आ रही हैं. थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा एंड सेटअप भी चेंज करना था, न्यू जगह लानी थी, न्यू कैमरा मंगवाया, माइक प्रॉब्लम भी थी वो भी सॉल्व करी है. ठीक है, अब ना ही विजुअल में प्रॉब्लम आएगी ना ही ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, अब एक न्यू सेटअप तैयार किया है बिकॉज अक्टूबर आ गया है और बच्चों की मतलब प्रिपरेशन उस हद तक नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. स्कूल्स तो अभी ओपन होने वाले हैं तो मे बी बच्चों की डाउट भी क्लियर होते रहेंगे साथ के साथ. ठीक है, तो बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सरफेस केमिस्ट्री. चलो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज चैप्टर और एनी चैप्टर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट. इजी क्यों होता है? बिकॉज ये अपने नाम से सजेस्ट करता है होने क्या वाला है. ठीक है, केमिस्ट्री में हम ऑलमोस्ट कोई भी टॉपिक करते हैं, जैसा उसका नाम लिखेंगे वैसा उसका काम होगा. लाइकवाइज हम बच्चों के नाम रखते हैं, जो भी उनके नाम का मीनिंग होते हैं हम सोच के चलते हैं कि ये उसी तरह बिहेव करेगा. लाइकवाइज मेरा नाम चिराग रखा था, मेरे पेरेंट्स ने नाम चिराग रखा था, तो उनको कुछ ये सोच के रखते हैं चिराग का मीनिंग होता है रोशनी देने वाला, मीन्स विच प्रोवाइड्स लाइट. जैसे दिवाली होती है, दिया जलाता है ना जो घर को रोशन करता है, जो घर में लाइट लाता है, उसी तरह एक सिनोनिम होता है चिराग भी, उसको भी दिया ही बोलते हैं. ठीक है, उस तरह कहने का मतलब है नाम से ही सजेस्ट हो जाता है कि क्या करने वाला है. मेरे नाम से घर वालों ने सजेस्ट, उनको ये पता चला होगा भाई ये घर को रोशनी देगा, घर का नाम रोशन करेगा. उसी तरह केमिस्ट्री में भी जो भी टॉपिक मैं लिखूंगा उसका सेम मीनिंग होगा जो भी लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री लिखा होगा तो क्या इसका क्या मीनिंग बनता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेसेस. सरफेसेस पर प्लस जो फिनोमिना होंगे, सरफेसेस पर जितने भी फिनोमिना होंगे उनसे डील करता है सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, अब ये सरफेस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बिफोर स्टार्टिंग एनी डेफिनेशन अगर मैं सरफेस के बारे में पूछूं, सरफेस क्या होता है? मेरा हाथ देखो, ये एक तरह का सरफेस है. रूम की वॉल्स होती हैं, एक तरह का सरफेस है. ये एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये एक तरह का सरफेस है. ठीक है, इस पे जो भी केमिस्ट्री हम अप्लाई करेंगे या इसके बारे में जो स्टडी करेंगे क्या क्या हो रहा है, अभी चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तब ज्यादा क्लियर होगी ये बात. ठीक है, मतलब सरफेस से डील करना है इस चैप्टर में, बेसिकली सरफेसेस से डील करना. ठीक है, चलो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर. बहुत क्वेरीज भी आ रही थी कि सर वीडियोस बहुत टाइम बाद आई हैं. एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल था, उस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था. अब सेटअप चेंज किया है, कैमरा भी नया मंगवाया है, तो अब वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर 11th एंड 12th क्लास. नेक्स्ट वीक से मे बी स्टार्ट हो जाए, स्टूडेंट्स के हिसाब से पता होगा वो, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे उस हिसाब से देखेंगे. बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी. एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 11th और 12th क्लास के लिए. जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है या फिर आपने कहीं जाते हो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब जिन बच्चों की प्रिपरेशन अब तक उन्हें लगता है अच्छी नहीं हो पा रही है, उनके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. वह ऑलमोस्ट 2 आवर क्लास चला करेगी, 2 आवर नहीं तो 1.5 आवर क्लास चलेगी. मतलब क्लास थोड़ी बड़ी होगी कि कम से कम टाइम में आपका सिलेबस जितना अब तक हो चुका है ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया जाएगा. ठीक है, किसी को रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हो. ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं. नेक्स्ट वीक से एक न्यू बैच स्टार्ट होगा. ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है वो नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछ सकते हो, कुछ भी. और एक छोटी सी बात और देखो, टीचर बनने के बाद मन ऐसा ही हो जाता है कि अपने आप सॉफ्ट हार्ट हो जाता है, या पहले भी मेरा पहले से ही था. तो किसी भी बच्चे को फाइनेंशियली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो चाहता है ट्यूशन पढ़ना बट आ नहीं पा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके लिए भी जितना डिस्काउंट हो सकेगा मैं कर दूंगा. ठीक है, आपकी फाइनेंशियली कोई दिक्कत है घर पे, बहुत लोगों के हुआ ऐसा कि नौकरी छिन गई है माँ बाप की या कुछ भी है, अगर आप बताओगे कि आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा. और अगर आप पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे रिजल्ट दोगे 98, 99, 97 भी मार्क्स तक भी लेके आओगे, आपको मैं फ्री में भी पढ़ा दूंगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी सरफेस केमिस्ट्री. तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना या फिर विच डील्स विद द सरफेसेस और द फिनोमिना दैट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस. ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन. अब इसमें बेसिकली 2 टॉपिक आते हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा. एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, एक में है ए बी, एक में है ए डी। स्पेलिंग में सिर्फ बी एंड डी का फर्क है, बट इनके काम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो कैसे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, हम कहते हैं किसी चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मान लो बारिशों का मौसम है, बारिश हो रही है, आपके शूज में पानी भर जाता होगा, स्ट्रीट्स में पानी होता है, तो जैसे आप चलते हो तो हमारे शूज में पानी भर जाता है। तो क्या होता है, पूरे शूज में पानी भरता है। ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती कि सिर्फ यहाँ पानी भरा बाकी जगह नहीं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने कभी रसगुल्ला खाया होगा, गुलाब जामुन, जब वो बनते हैं, जब उनको हम फ्राई करके निकालते हैं तो उसको शुगर सिरप के अंदर डालते हैं, तो पूरे के पूरे रसगुल्ले में या गुलाब जामुन में कहूँ, पूरे के पूरे रसगुल्ले में शुगर सिरप भरा पाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक जगह ज्यादा है या दूसरी जगह। इस तरह का फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो कोई चीज। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। एब्जॉर्प्शन होता है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में थ्रू आउट एब्जॉर्ब होना कोई चीज को। एडजॉर्प्शन होता है सिर्फ सरफेस पर, जिसके ऊपर हमारा नाम है चैप्टर का। सिर्फ सरफेस पर एब्जॉर्ब होगी कोई भी चीज। कोई भी चीज, देखो एडजॉर्प्शन का मतलब है कोई भी चीज एब्जॉर्ब होगी कहां पर, सिर्फ सरफेस पर। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन से चलते हैं। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो फिनोमेना जिसमें द फिनोमेना in which particles of liquid or gas gets uniformly distributed on the surface of a solid. क्लियर है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन, बुक में से देखने की जरूरत नहीं है, जैसा समझ में आए वैसा लिखना चाहिए। द फिनोमेना इन विच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और गैस गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। सिर्फ इस चीज की में इंपॉर्टेंस है यहाँ। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है हर जगह बिल्कुल सेम टू सेम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का ऊपर हो नीचे हो, जैसे मैंने अभी रसगुल्ले या गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया था, शूज में पानी भर जाने का एग्जांपल दिया था। ठीक, एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा, देखो the process of retaining the molecules of gas or liquid on the surface of a solid। देखो वहां पर हो रहा था पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके केस में क्या होगा, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। क्लियर है? इजी डेफिनेशन, बुक में बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी हुई होती है, कोई जरूरत नहीं है उसको याद करने की, सिर्फ हमने इसे समझा, वही जाके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये होता है एब्जॉर्प्शन, ये होता है एडजॉर्प्शन। अब इसके एग्जांपल पे आ जाओ। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया, एडजॉर्प्शन का एग्जांपल बताओ कुछ, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। देखो ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ये एक सरफेस है, ये व्हाइट बोर्ड इज अ सरफेस, इसके ऊपर मैंने मार्कर से कुछ लिख दिया, सरफेस पर जा रहा है ना मॉलिक्यूल। अब मैंने इसको रब कर दिया, 1 सेकेंड, ये डेफिनेशन लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, मैंने इसको रब कर दिया, ये क्या हो गया, डीसॉर्प्शन। क्या हो गया ये, डीसॉर्प्शन। एड्सॉर्ब जो चीज थी सरफेस पर, उसको हटा दिया सरफेस से। ठीक है, वो हो गया डिसॉर्प्शन। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, डीसॉर्प्शन मतलब किस किस से मिलके बना है, डी प्लस एब्सॉर्प्शन की जो एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस था या एड्सॉर्ब जो भी सब्सटेंस था, वो क्या हो गया, अब डी एड्सॉर्ब हो गया। मतलब पहले एड्सॉर्ब था, अब मैंने उसे हटा दिया उस सरफेस से, अब क्या हो गया, वो डिसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, डेफिनेशन खुद लिख लेना इजी अपने वर्ड्स में। ठीक है, अब आते हैं, इसमें एक और टॉपिक आता है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट
एंड एडसोर्बेंट। हाँ जी, इनको आप डिफाइन कर सकते हो थ्रू, इसको मान लो सॉल्यूट, ये वर्क नहीं करेगा एज ए सॉल्यूट, मैं सिर्फ हिंट के लिए बता रहा हूं। एक हो गया सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, एक एडसोर्बेट जो एडसॉर्ब होगा, जो एडसॉर्ब होगा और जिसके सरफेस पर होगा वो क्या होगा, एडसोर्बेंट। एडसोर्बेट की डेफिनेशन हो जाएगी द सब्सटेंस which get adsorbed on any adsorbent। क्लियर है? एडसोर्बेट जो एडसॉर्ब होगा जाके। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड के बारे में, बोर्ड क्या है हमारा, एडसोर्बेंट, जिसके ऊपर ये मार्कर से इंक एडसॉर्ब हो रही है, तो ये मार्कर वाली इंक क्या हुई, द सब्सटेंस व्हिच गेट एडसॉर्ब ऑन एनी एडसोर्बेंट, ये हुआ एडसोर्बेट। और ये बोर्ड क्या हुआ हमारा, एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट क्या हो जाएगा, द सरफेस ऑन विच एनी सब्सटेंस गेट एडसॉर्ब। देखो अब तक मैंने जो भी पढ़ा है, बुक में से कुछ नहीं करना है, जो समझ में आया है वो लिख लेना। इसको करने का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में मिलते हैं फुल मार्क्स, मेहनत क्या लगती है, बहुत आदि, सिर्फ समझना है। आज समझ लिया, एग्जाम्स तक याद रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक मेन क्वेश्चन आता है 12th के बोर्ड के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में फर्क समझ आ गया है ना। देखो एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस हुआ कि एब्जॉर्प्शन होगा पूरे सरफेस पर, मतलब पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, जो एडसॉर्प्शन होगा वो सिर्फ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन जो है हमारा, एडसॉर्प्शन ए डी वाला, डी फॉर डॉग वाला एडसॉर्प्शन, वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। और एब्जॉर्प्शन जो है हमारा वो कैसा है, एब्जॉर्प्शन हमारा बल्क फिनोमिना है, ठीक है। चलो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने से पहले तुम्हें छोटा सा हिंट देता हूं, व्हाई एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ये कहीं बुक में नहीं दिया होता, ना ही कोई बताता इसके बारे में कि एडसॉर्प्शन क्यों होता है। चलो एब्जॉर्प्शन तो हम ही देखते आए हैं अपने, उसमें एडसॉर्प्शन का एक और एग्जांपल बताता हूं। आपने शूज लिए होंगे, नए शूज लेते हैं, उसमें एक पैकेट मिलता है, सिलिका जेल लिखा होता है जिसके ऊपर। तुमने कभी सोचा वो पैकेट किस लिए दिया होता है? कई लोग तो उसे टी बैग की समझते हैं, टी बैग दिया हुआ, नहीं। उस पैकेट का क्या यूज होता है कि वो मॉइस्चर से ना, मॉइस्चर को एडसॉर्ब करता है। एडसॉर्ब मतलब अपने सरफेस पर आकर मॉइस्चर को पकड़ लेता है, जिससे हमारे शूज खराब होने से बच जाते हैं। हमें पता है एनवायरनमेंट में हमारे ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर भी होता है। वो सिलिका जेल का पैकेट, वो छोटा सा पैकेट जो हमारे शूज में आता है, वो क्या करता है, उसको एडसॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, शूज के अंदर जाने की बजाय खुद के अंदर एडसॉर्ब कर लेता है, ठीक है। व्हाई एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन उठता है, जल्दी जल्दी बताते हैं बिकॉज पेपर में ये नहीं आता है, बट अगर ये समझ लिया तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। देख ये कोई लिक्विड है मान लो, ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल से। देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, घिरा हुआ है, बट एक जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बट फिर भी आना चाहिए। ये रहा सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, मैं थोड़ा ज्यादा डार्क कर देता हूँ, देख जाए ये कहां से किसने घेरा हुआ है। देखो एक यहां से है, एक इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, बट जो फोर्थ पोजीशन आई ऊपर से इसके साथ किसी का इंटरेक्शन ही नहीं है। देखो ध्यान से एक बार, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस तरफ से भी मॉलिक्यूल से घिरा हुआ, इस तरफ भी, इस तरफ, बट ऊपर से किसी के साथ नहीं घिरा हुआ है ना। इसीलिए एडसॉर्प्शन की नीड हुई। क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल था इसके पास इंटरेक्शन कम थी, इसके पास तो हर जगह से है, जो बल के अंदर है हमारा मॉलिक्यूल, इसके पास तो इंटरेक्शन चारों तरफ से, बट जो ये वाला मॉलिक्यूल था सरफेस पर, इसके पास ऊपर से कोई इंटरेक्शन नहीं थी, है ना। इसलिए ये क्या करता है, दूसरे लिक्विड को या किसी भी चीज सब्सटेंस को अपने सरफेस पर एडसॉर्ब करता है। मान लो ये था सरफेस, इसके ऊपर आकर एडसॉर्ब हो जाती है। थोड़ा ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। ये क्या होती है, अपने सरफेस पर आकर एडसॉर्ब करा लेता है। अब जो इसको ऊपर से इंटरेक्शन नहीं मिल रही थी, वो ये किससे लेता है, जो नई मॉलिक्यूल आकर एडसॉर्ब हुए हैं।
अब ये इंटरेक्शन उनके साथ करता है। क्लियर है एड्सॉर्प्शन की नीड क्यों ही पेपर में नहीं आता है, बट समझना बहुत जरूरी है कि एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस क्यों करता है। ठीक है, और एक और बात एड्सॉर्प्शन की करते जाते हैं तो ध्यान आता जाता है कि स्टार्टिंग में बड़ा रैपिड होता है। एड्सॉर्प्शन इज रैपिड इन स्टार्टिंग, रैपिड मतलब बहुत तेज तेज, बट टाइम के साथ साथ कम होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो सरफेस पे जितनी जगह थी, मान लो इस मॉलिक्यूल को सरफेस पर जितनी जगह थी, मान लो ये बोर्ड है, इसके सरफेस पर जितनी जगह थी, मैंने सारे बोर्ड पे मार्कर से सारे क्वेश्चन लिख दिए। अब यहाँ कोई जगह नहीं बची, अब यहाँ कोई जगह नहीं बची, तो तभी स्टार्टिंग में तो एड्सॉर्प्शन जो है मैं जितना चाहूं उतना चाहूं लिख सकता हूं, बट एक बार ये सरफेस खत्म हो गया उसके बाद नहीं लिख पा रहा मैं, उसके बाद जगह ही नहीं बचेगी, फिर मुझे डिसॉर्प्शन करना पड़ेगा, इस सारे को रब करना पड़ेगा, फिर जाके मैं लिख सकता हूं, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ कैन यू इंक्रीज एड्सॉर्प्शन बाय डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को इंक्रीज करने के मेथड में आगे करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में तो बहुत रैपिड होता है एंड देन स्टार्टेड डिक्रीजिंग, देन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, और एक टाइम तो ऐसा आता है सब कांस्टेंट हो जाता है। जब पूरा सरफेस ही भर गया, मेरा पूरा सरफेस पे मैंने सब कुछ लिख दिया, अब मेरे पास जगह ही नहीं बची, तो एड्सॉर्प्शन उसके बाद होगा ही नहीं, जैसे हम फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, हर टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, सिर्फ आपने ये दो टॉपिक समझ लिए, सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए आपके। क्लियर है? चलो अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये हो गया इस चैप्टर का थोरो स्टडी, थोरोली अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लिया हमने पूरा चैप्टर। अब एक टॉपिक आता है फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस। फिजिसॉर्प्शन इज नथिंग बट फिजिकल एडसॉर्प्शन, और ये केमिकल एडसॉर्प्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आता ही आता है, और इस साल पेपर आसान ही बनेगा। देखो कोरोना वायरस की वजह से पहले ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल्स भी बहुत लेट अभी जाके स्टार्ट हुए हैं अक्टूबर में, तो गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान में जरूर रखेगी, सीबीएसई भी पेपर इजी बनेगा, और इजी पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वैसे मुश्किल में भी आता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर में, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको। नाम से जो सजेस्ट हो रहा है, जैसा नाम वैसा काम, केमिकल एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले तो देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, और जहां केमिकल्स के थ्रू एड्सॉर्प्शन होता है वहां क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड, है ना। जहां केमिकल के थ्रू कोई चीज हो रही होती है वहां क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड। इस फिजिसॉर्प्शन को आप लेके चलोगे नेचुरल, इसको करने का आज एक ट्रिक बता देता हूं। नेचुरल जो फिनोमिना होते हैं ये सारे उसको फॉलो करेगा, ए टू जेड चीज। जैसे कि बारिशों के मौसम में कहीं भी कोई खाली जगह होती है तो वहां पर अपने आप पेड़ पौधे से उग जाते हैं, पेड़ तो नहीं कहूंगा मैं, सॉरी फॉर दैट, पौधे उगने लग जाते हैं या घास आने लग जाती है, वो फिजिकली होता है ना, अपने आप नेचर से प्रोवाइड होता है। केमिकल जब भी हम कोई चीज करवाते हैं तो हमें उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। मान लो H2 में HCl डाला तो ही जाके रिएक्शन होती है, HCl बनता है। हाइड्रोजन को निकल के सरफेस पर एब्जॉर्ब कराना हो तो स्पेसिफिकली हमें चाहिए हाइड्रोजन, चाहिए निकल चाहिए, है ना। तो सबसे पहला तो इसके केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसी नाम से सजेस्ट हो रहा है कि केमिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन किस किस के बीच में, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, एग्जिस्ट बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और यहां पर बहुत इजी, यहां पर वीक फोर्सेस होते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडर वॉल फोर्सेस आपने पढ़े होंगे, वेंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट किस किस के बीच में, बिटवीन एड्सॉर्बेट, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी खराब है बिकॉज बहुत सारा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, नाम से लिख दिया पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट 2 मार्क्स का आता है, 2 या 3 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, हाँ जी, नेचुरल फिनोमिना जो भी मैंने घास उगने की बात करी वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है,
हाँ, जैसे ही बारिशें खत्म होती है, धूप बढ़ती है, सर्दियां आती हैं, वो घास अपने आप खत्म हो जाती है। कहीं भी देख लेना, किसी खाली प्लॉट में जगह है, हमारा खुद का प्लॉट है, वहां पे खुद ऐसे होता है, घास अपने आप उग जाती है, अपने आप मौसम जब चेंज होता है अपने आप वो खत्म हो जाती है। तो इट इज रिवर्सिबल, नेचुरल से ध्यान रखना है इसको, इट इज रिवर्सिबल। और यहां पर इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल, ये सारा उसके कॉन्ट्रेरी, सॉरी, इरिवर्सिबल, ठीक है। थर्ड, ये जो भी ये देगा, जो भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ऑलमोस्ट उसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। और देखो, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में जैसे पढ़ाया था, मैंने जैसे पढ़ाया था, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया वैसे स्टूडेंट्स को, कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी रिएक्शन होती है केमिकली तो कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हम चलते भी हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपना काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, हमें किससे मिलती है? फूड से, खाने से, पीने से, है ना। कोई मिल गया मूवी में जादू था, उसको एनर्जी धूप से मिलती थी, है ना। उसी तरह इन केमिकल्स को रिएक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, जिसका हम स्पेसिफिकली नाम रखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। E उसका सिंबल होता है। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी, फिजिकली में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस चीज में बच्चे बहुत बहुत गलती करते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट लिख देते हैं। सिर्फ आपको नाम से ध्यान रखना है, इसको नेचुरल लेके चलना है। क्या ये जो घास उगती है बारिशों में या कुछ भी तरह का पौधे उगाते हैं, क्या उनके लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है? वो नेचुरली फिनोमेना, दीज आर नेचुरल फिनोमेनास, अपने आप टेक्स प्लेस होते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वैसे तो 3 पॉइंट भी बहुत है, 2 मार्क्स का आता है, 2 पॉइंट भी बहुत है वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक आधा पॉइंट और देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, और जो सिर्फ इसी चीज से निकल के, देखो केमिकल इंटरेक्शन जब भी होते हैं, दो केमिकल टकराते हैं, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, बट कुछ है केमिकल ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते हैं तो हीट रिलीज करते हैं, जिसको हम एक्सोथर्मिक डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी डिटेल स्टडी करवाऊंगा कि व्हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एड्सॉर्प्शन के बाद हीट जो होती है हमेशा नेगेटिव क्यों होती है, कि हीट रिलीज क्यों होती है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नेचुरली क्या होगा, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है? देखो नेगेटिव तो होगी, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, देखो एक बार, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दोनों ही केस में हीट तो रिलीज होगी, फिजिकल हो केमिकल हो, बट हमें पता है केमिकली जब भी कोई चीज रिएक्ट करती है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज, बहुत ज्यादा रिलीज होगी, इज मोर नेगेटिव। इस वाले केस में इज लेस नेगेटिव। क्लियर है भाई? फिजिकली हमें माना हल्की सी एनर्जी यूज करी है, भगवान ने उसको पानी डाला, बारिशें होती हैं, पानी, हल्के से पानी की तो जरूरत होती है ना, तभी जाके वो पौधे उगते हैं, ठीक है। बट उसके लिए बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, बट जो केमिकली जो हम रिएक्ट कराते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो इस केस में आ जाएगा लेस नेगेटिव, इस केस में मोर नेगेटिव। 4 पॉइंट्स हो गए हैं, इनके बारे में मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। तो वो भी हमने कैसे याद किए, ना ही बुक में से रट्टा मारा, ना ही कुछ, सिर्फ इसको कंपेयर कर दिया नेचुरली से, इसको केमिकल वाले तरीके से। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक।